हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं MGT7A फॉर्म को जब आप फिलअप करते हैं, उस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले, और इसको फिलअप करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से कैसे फिलअप करना है। देखो, एनुअल रिटर्न अगर आप एक बार गलत फिलअप कर देते हो ना, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो एट ऑल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको एट एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट आपको ये चीज चेंज करने का परमिशन नहीं देता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा झमेला होता है। ठीक है, तो इट्स बेस्ट कि आप जब भी फाइल करो, बेस्ट फाइल करो, सही से फाइल करो। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट आज मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर कोई पॉइंट छूट जाए या कंफ्यूजन रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके भी मेरे को बता सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई पेड कंसल्टेंसी चाहिए या फिर किसी भी तरीके कोई क्वेरी वगैरह है तो भी आप एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि अपने टॉपिक को समझ सके क्या होता है क्या नहीं है। देखो, अब अपने क्या देखने वाले हैं, MGT7A, राइट। दिस इज एन एनुअल रिटर्न फॉर्म। ओके सर, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म किसको फिलअप करना होता है? ये फॉर्म बेसिकली फाइल करना होता है एक 1 पर्सन कंपनी को, जो कि होती है एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, और एक स्मॉल कंपनी को फाइल करना पड़ता है सर, राइट। नाउ द क्वेश्चन राइज कि सर स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? स्मॉल कंपनी वो कंपनियां हैं जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, आप अपने बैलेंस शीट का कैपिटल वाला पोर्शन को देखिए, वहां पे अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम का है, एंड आप अपना टर्नओवर देखिए। ठीक है, आप अपना टर्नओवर देखिए, अगर वो 20 करोड़ से कम का है, ठीक है, सो आप एक स्मॉल कंपनी के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। एंड जैसे ही आप स्मॉल कंपनी के रूप में कंसिडर करते हैं, आपको MGT7A फॉर्म फाइल करना है। अगर आपका पेडीएफ शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा का है या फिर टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का है, इस सिचुएशन में आपको ये MGT7A नहीं बल्कि MGT7 सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग MGT7A के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, MGT7 के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे, आगे में देखेंगे। ठीक है, तो MGT7A क्या हो गया? स्मॉल कंपनियों के लिए होता है सर, 1 पर्सन कंपनियों के लिए होता है सर, बिल्कुल सही सर। एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, वो एक्सेप्शन मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप किसी कंपनी के होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी है तो फिर आपको MGT7A फॉर्म फिलअप करने का जरूरत नहीं है, आप एक स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाए गए हैं तो भी आप एक स्मॉल कंपनी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आप एक क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन 8 कंपनी है अगर आप, ठीक है, तो भी आप एक स्मॉल कंपनी नहीं है। इन तीन कंडीशंस में आप एक स्मॉल कंपनी के रूप में कंसिडर नहीं की जाएंगे, जो कि जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अपने एरिया में नहीं मिलेंगी ऐसी। ठीक है, नॉर्मल अपने छोटे लोग वाली कंपनियां क्या होती है, ऐसी नहीं होती हैं सर। अपने जो होते हैं ये इस क्राइटेरिया के अंदर फंसते हैं, और अपने को क्या होता है, MGT7A फिलअप करना होता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MGT7 एंड MGT7A? देखो, जैसे ही अपने MGT7 के बारे में बात करेंगे ना, 7A के बारे में बात करें, अगर MGT7 के बारे में 7A के बारे में बात करें और यहाँ पे MGT7 के बारे में बात करें, तो इस फॉर्म में ना आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सॉरी, फी हो गया, FREE। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं खुद से। इस फॉर्म में आपको PCS या फिर PCA या फिर PCMA का, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का आपको CMA, इनमें से किसी एक का आपको साइन चाहिए होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टर ही आपकी कंपनी का जो है उसका ही DSC से आप कंपनी का फॉर्म को अप्रूव कर सकते हैं, प्री स्क्रूटनी कर सकते हैं, एंड फिर उस फॉर्म को भेज सकते हैं। MGT7A ये जो कि स्मॉल कंपनियों के लिए उनका खर्चा बच जाता है। जबकि MGT7 के लिए क्या होता है कि आपको PCS या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग CMA के थ्रू आपको साइन कराना पड़ता है। इस साइनिंग का वो सिर्फ और सिर्फ साइन का वो चार्ज करता है अराउंड 1000। ठीक है, सिर्फ साइन करते हैं वो, एंड वो 1000 चार्ज करते हैं मिनिमम।
ओके। बहुत ही रेयरली आपको 800-900 के अंदर चार्ज होने वाला है। मिनिमम अभी के टाइम में 1000 है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में 1000 है, थोड़ा कम में भी मिल जाएगा। बट बाकी जो स्टेट्स है, दूसरे स्टेट लाइक यूपी, बिहार, एमपी में आप देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, वहाँ पे आई हैव सीन कि दे आर चार्जिंग 5K, 5,000 तक सिर्फ एक फॉर्म को साइन करने का भी 5,000 चार्ज करते हैं वो। तो ठीक है, ये वो उनका ये है जो भी है, मैं इसके बारे में फिलहाल नहीं बात करूंगा। अभी अपने देख रहे हैं यहाँ पे MGT7 है। आप अगर आप छोटे कंपनी वाले में आते हैं, आप अगर इस लिमिट में के अंदर फॉल करते हो सर, तो आपका पूरा का पूरा एनुअल रिटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट आप भर सकते हो। 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कब कौन कौन सा डेटा देना है, कब क्या क्या देना है, वो वहाँ पे पूरा मैंने दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखना जरूर से जरूर देखना फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि लॉ की चीज में ना अगर आप कोई भी पॉइंट छोड़ देते हैं, कोई भी चीज भूल जाते हैं, किसी भी चीज को फास्ट फॉरवर्ड करके अगर देख लेते हो ना, तो फिर लास्ट बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन है कि सर आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करो, पूरा का पूरा वीडियो देखो। एंड इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वो वाला वीडियो है ना, मतलब जिसमें MGT7A को मैंने पूरा फिलअप किया है, प्री स्क्रूटनी तक किया, अपलोड करना तक बताया, उस वीडियो को भी आप जरूर देखो, ठीक है। चलिए सर, अगर आपका 1000-2000 रुपया अगर बच रहा है तो आई थिंक देखना गलत नहीं है। 1 घंटा वेस्ट करना इज नॉट बैड, ओके। इस फॉर्म को भी अगर आप किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से फिलअप करवा के अगर अपलोड कराते हैं, तो वो एटलीस्ट 1000 चार्ज करते हैं सर, मिनिमम, और ऑन एन एवरेज 2000 रुपया चार्ज हो जाता है आज के टाइम पे, ऑन एन एवरेज, ओके। तो आपकी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें एक छोटे से फॉर्म भरने के लिए आपको 2000 देने पड़ेंगे, जिस फॉर्म को आप खुद भी भर सकते थे सर। चलिए देख लेते हैं आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अब नाउ द पॉइंट इज कि भैया ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। देखो, जब फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, इस फॉर्म को जब डाउनलोड करोगे ना, इसका अटैचमेंट वाले के साथ साथ, वेट, जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे एक हेल्प वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना। आप जिप वाला बड़ा साइज वाला डाउनलोड करना। उसके लास्ट में अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एनेक्स्चर बोलकर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सारा बिजनेस दिया हुआ है, देखो एनेक्स्चर सी, बिजनेस एक्टिविटी कोड लिस्ट। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस ढूंढना है, कहाँ से, क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में डील करते हैं, नहीं सर माइनिंग में डील करते हैं, नहीं मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ सर मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में कौन से बिजनेस में आप डील करते हो वो देख लो आराम से, ठीक है। आप अपना इंडस्ट्री को चूज कर लो, देखो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा है, तो यहाँ पे आपको जितने भी मिलेंगे ना पॉइंट्स, उन्हीं के अंदर आपका बिजनेस डील करता होगा, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने कंपनी जो रजिस्टर की होगी ना, उस टाइम किसी ना किसी एक कोड के अंदर ही आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस हेल्प किट से, ये हेल्प किट जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, ओके। चलिए, तो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बारे में जान गए सर। नाउ दूसरा इज लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, वो अगर आपकी कंपनी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, जिसमें दो या तीन डायरेक्टर होंगे, 2-4 डायरेक्टर हो सकता है, और मेंबर आपके फैमिली मेंबर हैं, और इसके अलावा कंपनी के शेयर्स किसी और के पास नहीं है, तो ये वाला डिटेल आपका किसी काम का नहीं है, आप नील कर दोगे, ठीक है। अगर इन केस अगर आपके बाहर वाले भी, अगर कंपनी के और भी लोग शेयर होल्ड करते हैं, बाहर में भी किसी के पास शेयर होल्ड है, किसी और कोई और कंपनी होल्ड करती है, अगर वो 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तब जाके उसका डिटेल देना पड़ता है, अदरवाइज आपको ये चीज नील कर देना होता है, ये आपको फिलअप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, आपकी कौन सी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, ये वाली यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कंपनी, ये वाला आपको 0 कर देना है, क्योंकि आपकी कोई भी एसोसिएट ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट आपको ये पता कर लेना है, क्या आपकी कंपनी में कोई भी शेयर ट्रांसफर हुआ है, शेयर ट्रांसफर हुआ है क्या इस फाइनेंशियल में, मतलब अभी का क्या, कौन सा फाइनेंस होगा, ईयर होगा सर 2021-22, ठीक है। इस 2021-22 में क्या आपकी कंपनी में कोई भी शेयर ट्रांसफर हुआ है, किसी भी तरीके का कोई भी शेयर ट्रांसफर, मैं बाहर वालों का बात नहीं कर रहा, आपकी कंपनी के मेंबर्स में शेयर ट्रांसफर हुआ है क्या। अगर कंपनी के मेंबर्स में शेयर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, सपोज करो आपकी कंपनी में 3 ये 4 मेंबर्स थे, ओके,
इन चारों मेंबर्स के बीच में अगर कोई भी शेयर ट्रांसफर हुआ है इन चारों मेंबर के बीच में, तो वो ट्रांसफर कैसे होता है? इस बंदे ने इसको शेयर दे दिए और इससे पैसे ले लिए। तो जब शेयर दे दिए ना, तो ये कंपनी के पास भेजते हैं शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि सर मैंने कंपनी को शेयर इसको दे दिया है, इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उस बंदे का नाम आप दे दो। तो कंपनी जब इसका नाम लेती है ना, इसका नाम अटैच करती है ना कि हाँ भाई इसका नाम चेंज कर दो, इसका शेयर हमने उसने खरीद लिया है, तो जब नाम चेंज करती है ना, तो उसको अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी वो मेंशन करती है, वो ऐड कर लेती है। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मैंडेटरी होता है बनाना, कंप्लायंस का पार्ट होता है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आप उसको आपने ऐड किया ही होगा, नहीं किया होगा तो आपको याद होगा ही कि सर इसका शेयर इसको ट्रांसफर हुआ है, इतना शेयर ट्रांसफर हुआ है ना। तो आपको शेयर ट्रांसफर का डिटेल पता होना चाहिए। नॉर्मली अपने फैमिली ओन्ड बिजनेस में अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक बार जो कंपनी खोल दी बस खोल दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई शेयर ट्रांसफर नहीं होता है। अगर शेयर ट्रांसफर हुआ है तो डिटेल देंगे, अदरवाइज इसको भी क्रॉस कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप जो शेयर ट्रांसफर का डिटेल जब आएगा ना, मैं दिखा देता हूँ, ये तो दूसरा वाला आ गया, राइट। यहाँ पे क्या ना, आप इसको नल कर दोगे, दैट्स इट। फिर आपको कुछ भी फिलअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो, अगर हुआ है तो जरूर से करना है। तीसरा इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए होगा? डिटेल ऑफ डिवेंचर डेब, ठीक है, या अदर सिक्योरिटी। आपकी कंपनी में अगर डिवेंचर है या तो कोई भी अदर सिक्योरिटी है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका डिटेल आपको देना होगा। ओके, मैं क्या बोला, आप डिवेंचर इशू करोगे तो उसको जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डिवेंचर है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कन्वर्टेबल है इक्विटी में, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका आपको डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4 में। ये आप पहले देख लीजिए क्या आपका कोई ऐसा डिवेंचर है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। नॉर्मली अपने छोटे बिजनेस में नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं, तो ये भी अपना किसी काम का जोन नहीं है। क्रॉस देखो, ये वाला जोन के बाद अगर अपने पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे ना, जब ये शेयर ट्रांसफर पूरा का पूरा नील हो जाएगा, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये देखो, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कोई कितना डिवेंचर है जो कन्वर्टेबल नहीं है, पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर कुछ ऐसा है तो मेनली आपको ना क्या कन्वर्टेबल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको देना होगा। बाकी जो आपका डिवेंचर है वो तो यहाँ पे आप प्लेस करोगे ही करोगे। ओके, अपने छोटे कंपनियों में अपने डिवेंचर्स नहीं रखते हैं नॉर्मली, अगर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर यहाँ पे आपको डिटेल दे देना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जब आप डेटा फिलअप करने जाओगे ना, तो ये फिलअप नहीं लेगा। एक मिनट, सॉरी, ऊपर चला गया क्या। यहाँ पे आप जब लिखोगे ना कोई भी नंबर, तो ये, सॉरी, ये स्पीकर और क्या, आपका जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इंक्रीज कितना हुआ है, एंड में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, इंक्रीज कितना हुआ है या फिर डिक्रीज कितना हुआ है, आपको यहाँ पे पूरा डेटा फिलअप करना होगा। ओके, ये सब कुछ मैंने उस सेपरेट वीडियो जिसमें MGT7 इफ सिर्फ फिलअप करना सिखाया है, अपलोड करना सिखाया है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। ओके, सो आपके पास डिवेंचर्स का सारा आइडिया होगा कि कितने डिवेंचर्स आपने रखे हैं, क्या है क्या आपका सिक्योरिटीज है। डिवेंचर्स के बाद आ जाता है आपका टर्नओवर। आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? आप सिंपल अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट लीजिए जो आपको आपके ऑडिटर ने दिया हुआ है। अगर आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है तो सर आप अपना एनुअल रिटर्न नहीं भर सकते हो एट प्रेजेंट। ओके, सबसे पहले आपके पास आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट आया होगा, उसके बाद ही आप एनुअल रिटर्न के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है जो वो आपको फिलअप करना है, इसमें आप पीएल में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, इसमें आपका सेल्स वाले जोन में जाओगे। सेल्स देखिए आपका कितना है, जो आपका सेल्स है ना वो आप यहाँ पे आके पुट कर देंगे, दैट इज योर टर्नओवर। ओके, इजी, बहुत इजी है, सेल्स को डेटा आपको टर्नओवर की जगह फिलअप कर देना है। 6 नंबर इज नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है आपकी कंपनी की? सर नेटवर्थ क्या होने वाली है, बेसिकली आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, आपका ऑडिटर आपको आपके बैलेंस शीट में ही लिख के दिया होगा कि आपकी कंपनी का नेटवर्थ इतना है, ये आपका ऑडिटर ने लिख के दिया होगा। अगर नहीं लिख के दिया है तो आप एक काम कर सकते हो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लो, प्लस रिजर्व्स लो, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लो, प्लस इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ने से जो अमाउंट आता है ना, मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल
ठीक है। आपका जो शेयर कैपिटल है वो लो, रिजर्व एंड सरप्लस लो, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका पीएल आ जाएगा, ठीक है, और रिजर्व्स आ जाएंगे, जनरल रिजर्व जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये तीनों में से कोई जो भी है आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो वो मत जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद जो फिगर आता है आप उसको सीधा पुट कर देना है नेटवर्थ वाले कॉलम में, वो आपका हो गया नेटवर्थ। ओके, अगर आपके ऑडिटर ने दिया हुआ है तो बेस्ट है सर, आप वही देख के भर दो, अगर नहीं दिया है तो आप ये वाला डेटा फिलअप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेटवर्क के बाद आपकी कंपनी में कितने प्रमोटर्स हैं, कितने डायरेक्टर हैं, ये आपको डिटेल पता होना चाहिए कि सर मेरे कंपनी में कितने प्रमोटर है, कितने मेंबर है, कितने डिवेंचर होल्डर हैं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सर प्रमोटर के बारे में प्रमोटर कौन होता है? जिसने कंपनी को बनाया है, जो कंपनी का, अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो जो कंपनी का मालिक है। तो कंपनी का ओनर जो है वो हमारा प्रमोटर होता है, जो अभी डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, बेसिकली वही अपना प्रमोटर होगा। तो अपने प्राइवेट कंपनी है तो 2 या 3 डायरेक्टर होंगे सर, ये तीनों प्रमोटर के रूप में ही कंसिडर करोगे आप, ठीक है। अब जो आता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 8 नंबर। अब ये जो है यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक स्टार्ट होता है आपका। अभी तक जो था वो एकदम जनरल था, वो एकदम मतलब बच्चों वाला चीज था। अब क्या जनरल पॉइंट स्टार्ट होता है, अब आता है जनरल मीटिंग। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको इसमें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। ये देखो, मैंने बोला था ना टर्नओवर का और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी क्या आपको फिलअप करना होता है, वो मैंने करना सिखा दिया। प्रमोटर्स का डिटेल बता दिया आपको, कितने स्टार्टिंग में थे, एंड में कितने मेंबर्स, कितना है पे प्रमोटर के अलावा, ठीक है। डिवेंचर होल्डर के बारे में बता दिया, ओके, ये सब बता दिया हूँ, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज मीटिंग ऑफ, ये डिवेंचर वाला पॉइंट पता है जीरो नहीं हो सकता है भाई, राइट। दिस वन इज, ले खुश, अब चल, मीटिंग ऑफ द मेंबर स्लैश क्लास ऑफ मेंबर, बोर्ड कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा। अब इस वाले जो फील्ड है ना, पॉइंट नंबर 8, इस पॉइंट नंबर 8 के अंदर आपको सबसे पहले बताना है कि सर कितने अपनी मीटिंग किए, जनरल मीटिंग, ठीक है, कितने जनरल मीटिंग किए, यहाँ पे फिलअप करना होता है इस वाले पॉइंट में, ए नंबर पॉइंट में। ये देखो, ए नंबर पॉइंट में अपने बताते हैं कि कितने जनरल मीटिंग किए हैं, और बी नंबर पॉइंट में बताते हैं कितने बोर्ड मीटिंग किए हैं, ओके। अब जनरल मीटिंग सर मतलब नहीं समझा। देखो जनरल मीटिंग कब किया हो, 2021 से 2022, इस टेन्योर में, इस पीरियड में, इस फाइनेंस ईयर में आपने कितनी जनरल मीटिंग की है। मतलब सर 1/4/2021 इस दिन के बाद, और 31/3/2022 इस दिन से पहले, इस बीच में आपने जनरल मीटिंग होल्ड किया होगा। जनरल मीटिंग मतलब सर या तो वो एनुअल जनरल मीटिंग होगा, या तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा, ओके। अगर ईजीएम होल्ड किया है तो भी उसका डिटेल जाएगा, ईजीएम होल्ड किया है तो भी उसका डिटेल जाएगा यहाँ पे, ओके। एक तो मीटिंग 100% हुई होगी आपकी, एनुअल जनरल मीटिंग हुई ही होगी, गारंटीड है सर, क्योंकि आपने पिछले साल का भी एनुअल रिटर्न भरा होगा। तो जब पिछले साल का एनुअल रिटर्न भरा था तो वो आपके ईजीएम जरूर हुई थी, एंड एनुअल जनरल मीटिंग इज आल्सो अ जनरल मीटिंग। तो आपने एक तो आपको डिटेल भरना ही होगा मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितनी, मैं मान लेता हूँ 2 जनरल मीटिंग हुई थी। तो ये देखो डब्बा खुल गया, यहाँ पे आप लिखो, एक हो गया एनुअल जनरल मीटिंग, आप पूरा लिखना, ईजीएम लिख दिया मैंने, ठीक है। डेट ऑफ मीटिंग आपका ईजीएम 21-22 में आपने, इस टेन्योर में जो आपने ईजीएम किया होगा ना, 1 अप्रैल 2021 31/3/2022, वो ईजीएम कौन से ईयर के लिए किया होगा, वो ईजीएम किया है आपने 2020-21, इस पीरियड का ईजीएम आपने किया था इस पीरियड में, ओके। अब इस पीरियड का ईजीएम आप कर रहे हो 22-23 में, अपने एक साल पीछे चलते हैं, ईजीएम एक साल बाद करते हैं, ठीक है। बुक्स फाइनल हो जाएगा तब तो ईजीएम करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपको एक डेट जो भी आपका दे देना है, मैं दे देता हूँ सितंबर। चलो, कितने मेंबर एंटाइटल टू अटेंड है सर, मैं मानता हूँ 4, कितने लोग आए थे सर, चारों आए थे, ठीक है। तो कितनी होल्डिंग हो गई सर, सॉरी ये हो गया अपना पूरा। नेक्स्ट आपने कुछ ईजीएम किया क्या, हाँ सर ईजीएम होल्ड किया था, कब किया था, अब आपको यहाँ पे फिर डेट फिलअप कर देना है। मैं कोई भी एक रैंडम सा डेट दे रहा हूँ, 4 लोग आने लायक थे, 3 आए थे, जो भी आपका डेटा है आप उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बोर्ड मीटिंग नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी, 1% कंपनी के लिए बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है। बट अब ये एक ट्रिकी पॉइंट दूसरा क्या आता है सर बोर्ड मीटिंग के बारे में, पॉइंट नंबर 2 इज बोर्ड मीटिंग।
अब देखो बोर्ड मीटिंग कैसे करना होगा, बोर्ड मीटिंग कितना करना होगा वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 173 एक सेक्शन आता है जिसके अंदर बोलता है कि आपको साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करने होंगे सर, ठीक है। और हर बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 जनवरी को एक मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो अब मैक्स टू मैक्स 120 दिन के अंदर आपको एक ईजीएम एक बोर्ड मीटिंग कर लेना होगा। तो जनवरी के एंड तक मतलब 30 डेज, फरवरी का 30 डेज, 30 नहीं होता इनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अगर आपने 1 जनवरी को एक मीटिंग किया है तो आपको अप्रैल एंड से पहले एक मीटिंग करना ही पड़ेगा सर। अगर नहीं करते हो तो फिर वो एक नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ओके, तो अपने छोटी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो क्या ही बोर्ड मीटिंग आपने किया होगा। मैं मान के चलता हूँ आपने बोर्ड मीटिंग नहीं किया है सर, तो आपको फिर भी कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा आपने। अगर बैंक का लोन लिया है आपने तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। आपने कोई टेंडर फिलअप किया है, टेंडर भरा है, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। आपने कोई व्हीकल खरीदा है, कोई लॉरी वगैरह कुछ भी गाड़ी कुछ भी व्हीकल खरीदा है कंपनी के नाम पे, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा सर। तो ये जो जो डेट पे आपने बीआर पास किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया है, उस डेट का जिस जिस डेट पे आपने बीआर बनाया है उन सभी डेट पे एक बोर्ड मीटिंग हुई है, ठीक है। उस डेट पे एक बोर्ड मीटिंग हुई है एंड वो बोर्ड रेजोल्यूशन का जो डेट है वो आपका बोर्ड मीटिंग का डेट बनेगा। ओके, तो आपको कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग मिनिमम दिखाने ही है सर, और 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर अपने छोटे कंपनी है तो आपको ये समझना पड़ सकता है कि कंफ्यूजन अगर क्रिएट कर रहा है कि मेरे को स्पेसिफिकली, अगर आप मान लो आपको जानना चाहते हो कि मेरी कंपनी के लिए आप बता दो कि क्या क्या डेट पे मैं बोर्ड मीटिंग दिखाऊं, तो आप उसके लिए भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो जब बोर्ड मीटिंग का पूरा डिटेल दे दोगे, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का डिटेल आ गया। नेक्स्ट, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर। अब रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि आपने डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन दिया, आपका डायरेक्टर का सैलरी कितना है, ठीक है, जो आपकी कंपनी ने उसको पे किया है। ये रेमुनरेशन का आपको डिटेल पता होगा भाई, कितने डायरेक्टर और कितना रेमुनरेशन जा रहा है, आपको आपके टैली से आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एक बेकार से यहाँ रेमुनरेशन लिख देता हूँ। नेक्स्ट इज, अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगाया, क्या कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगाया गया है? मैं मान के चला हूँ कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा है, तो इसको आप 0 कर देंगे, नील कर देंगे, यहाँ पे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी। क्या आपको कोई कंपाउंडिंग हुआ है क्या? कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई कांड किया है जो आप खुद ही जाके बोले और पकड़े नहीं गए हो, आप खुद ही जाके सरेंडर करे हो कि सर देखो ना मैंने ये गलती कर दिया था, मैं गलती मानता हूँ सर, आप मेरी पेनल्टी कम कर दो। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। मेरे गलतियों को थोड़ा सा कम पैसा लेके सेटल कर दो। 1 लाख का पेनल्टी था सर, 10,000 ले लो और उस गलती को माफ कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिक्वायरमेंट। तो सर इतना जो आपने सीखा है, मतलब ये सभी चीज आपको रेडी होनी चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कंपनी के। तो मेनली आपको क्या क्या चीज रेडी रखना है आपको ये फॉर्म फिलअप करने से पहले। सबसे पहले बिजनेस की एक्टिविटी आप पता कर लो कि आपकी बिजनेस कौन से एक्टिविटी में फॉल करती है सर। नेक्स्ट आप निकाल लो शेयर ट्रांसफर का, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकाल क्या लेना है, शेयर ट्रांसफर का निकाल लो। उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद देख लो आपका टर्नओवर क्या है। नेक्स्ट नेटवर्थ देख लो, ठीक है। शेयर ट्रांसफर देख लिया, टर्नओवर देख लिया, नेटवर्थ देख लिया, और क्या, जनरल मीटिंग का डेट देख लो, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का डेट देख लो, ठीक है। रेमुनरेशन देख लो, डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन दिया गया है। रेमुनरेशन देखने के बाद एक लास्ट चीज अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या कोई आपके पास डायरेक्टर प्रमोटर का डिटेल देख लो, कितने डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी में, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिटेल्स जो है ना ये आपको चाहिए होंगे सर, ये 8 डिटेल्स आपको चाहिए होंगे। ओके, ये 8 इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है, वो होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट, आपको क्या क्या अटैचमेंट तैयार करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो जब ये फॉर्म फिलअप करोगे ना तो ये नीचे में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको अटैचमेंट,
ठीक है। यहाँ देखो अटैचमेंट में किसी में भी स्टार मार्क नहीं किया है, इसका मतलब क्या होता है, स्टार मार्क तो मैंडेटरी होता है, बट देखो किसी में भी स्टार नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं दोगे तो ये फॉर्म अपलोड नहीं होगा, चेक फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आपको पहले प्रिपेयर कर लेना है एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपको प्रिपेयर करना है। आप वर्ड फाइल में ये बना सकते हो। ठीक है, वर्ड में बना के इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है पीडीएफ में। आपको पीडीएफ ही अपलोड करने होंगे और पीडीएफ को भी बहुत एचडी में मत बनाइएगा, पीडीएफ को आपको कंप्रेस करके रखना है। कम से कम 100 केबी का हो गया तो और बेस्ट है, 50 केबी का और बेस्ट है। जितना छोटा से छोटा पीडीएफ हो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ना इस पीडीएफ का साइज जब ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, सारे डेटा फिलअप करने के बाद जब इस पीडीएफ का साइज बड़ा हो जाता है ना, तो पीडीएफ अपलोड नहीं रहता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम कंप्रेस करके उस पीडीएफ आपको बनाने हैं, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। ओके, चलिए। अच्छा, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर कैसे आप बनाओगे ये भी मैं एक बार बता ही देता हूँ, क्यों छोड़ूं आपको इस पॉइंट में। देखो मेरा मानना है कि आप जो पॉइंट देख रहे हो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी कंपनी का कोई लेटर हेड होगा जिसमें आपकी कंपनी का नेम होगा पहले। ठीक है, नीचे सिन नंबर इज मैंडेटरी। ओके, फिर आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, चलो सर। फिर आपकी कंपनी का फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, राइट। इतना डिटेल तो होगा, इसको बोलते हैं लेटर हेड। अपने आपका लेटर हेड है, इस लेटर हेड में आप पहले क्या बनाओगे, ये टेबल ड्रॉ कर लोगे। मैं एक रैंडम सा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है वो आप मैं बता देता हूँ। पहले दे दोगे फोलियो नंबर दे सकते हो, या फिर आप सीरियल नंबर दे दो, छोड़ो सीरियल नंबर दे दो। ठीक है, पहले क्या दिया आप, सीरियल नंबर 1 2 3 4। ओके, नेम ऑफ शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर है उसका नाम दे दिए, यहाँ पे मिस्टर ABCD। ओके, नेम ऑफ शेयर होल्डर, उसका फादर नेम। ओके, फादर नेम या स्पाउस नेम। ओके, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी कौन सा ट्रस्टी है, ट्रस्ट है उसका डिटेल दे दिए। एंड इसके बाद आप उसका एड्रेस दे दो। ठीक है, एक्चुअली में आपको एड्रेस नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट ये नेम फादर नेम आपको देना ही होगा। ओके, इसके साथ साथ आप फोलियो नंबर दे दो। फोलियो नंबर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर ना, जो नंबर आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलोगे ना, उसके ऊपर ऑलरेडी एक नंबर प्रिंटेड रहता है, बुक में ही आता है, वो नंबर होता है फोलियो नंबर। वो फोलियो नंबर आपको यहाँ पे पक्का लिखना ही होगा। ठीक है, कितना शेयर होल्ड करता है, शेयर का वैल्यू 100 शेयर होल्ड करता है, कोई 1000 शेयर होल्ड करता होगा, कोई 1 लाख शेयर होल्ड करता होगा, जो भी जिसका शेयर होल्ड है, एंड परसेंटेज, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है। इतना आपको एक वर्ड फाइल में प्रिपेयर करने के बाद नीचे क्या होगे, नीचे आओ, नीचे पे आप साइन करोगे। कैसा, कंपनी का एक स्टैंप लगाओगे, यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, यहाँ लिखा होगा डायरेक्टर, राइट। यहाँ पे आपका डायरेक्टर साइन कर देगा। ये करने के बाद कंपनी का ये स्टैंप लगाना जरूरी है, कंपनी का स्टैंप और डायरेक्टर का साइन। ये करवाने के बाद आप इसको रेडी हुए, इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। ओके, ये कंपनी के लेटर हेड में होने चाहिए। पहले इसको बना लो, लेटर हेड में प्रिंट कर लो, फिर डायरेक्टर से सिग्नेचर करा लो। क्लियर। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सर कैसे बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे बनाएंगे देख लो। सेम कंपनी का लेटर हेड ले लो, लेटर हेड में सीरियल नंबर पहले। ठीक है, फिर डिन नंबर दे दो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर दे दिए। डिन नंबर कहाँ से मिलेगा, कंपनी के मास्टर डेटा से मिल जाएगा, जिसको कैसे निकालना है उसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो देख लो, चैनल पे है अवेलेबल। ठीक है, फिर नेम ऑफ डायरेक्टर, नेम ऑफ डायरेक्टर, नेम ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का नेम दे दो। ओके, उनका एड्रेस दे दो। ठीक है, यही मेनली यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। आपके पास पेन है तो आप पेन का भी डिटेल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एज ऑन 31/3/2022। ऊपर वाले भी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर में भी यहाँ लिख देना, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन 31/3/2022, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, डेट लिख दो एज ऑन 31/3/2022। ये बनाने के बाद ये इसको आपको प्रिंट कर लेना है भाई। ठीक है, एंड प्रिंट करने के बाद नीचे फिर से कंपनी का एक स्टैंप लगाओगे जिसमें कंपनी का नाम और नीचे डायरेक्टर लिखा रहेगा, एंड फिर यहाँ पे आपका डायरेक्टर साइन कर देगा। ये दोनों पीडीएफ को आपको प्रिंट कर लेने हैं। पहले
वर्ड फाइल में बना लो, फिर इसको लेटर हेड में प्रिंट कर लो, फिर स्टैम्प करके डायरेक्टर से साइन कर लो। ओके, अगर आप ही डायरेक्टर हो तो खुद साइन कर लो। साइन करने के बाद अटैचमेंट में दोनों अटैचमेंट दे दो। ठीक है, ये वाला जो होता है ना अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ ईजीएम, जब आप विद इन टाइम ईजीएम होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप क्या करते हो, एमसीए से एक्सटेंशन मांगते हो। तो उस एक्सटेंशन मांगने के लिए ना आप एक GNL1 फॉर्म होता है जो आप भरते हो, उस टाइम में जब उनका अप्रूवल लेटर आता है ना वो अटैच करना होता है, जो कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप अच्छे लोग हो, आप टाइमली अपना ईजीएम कंडक्ट कर लेते हो, तो आपको ये अटैच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अटैचमेंट आपने कर दिया, अटैचमेंट करने के बाद आपको क्लिक करना है चेक फॉर्म के ऊपर। चेक फॉर्म में जब क्लिक करेंगे ना तो जो जो एरर रहेगा वो वहां लेके जाएगा कि भैया ये गलत है। जैसे चेक सिन नंबर नहीं भरा हुआ है तो ये सिन नंबर के पास ले आया, मैं सिन नंबर फिल करके वापस से चेक फॉर्म पे क्लिक करूंगा, होगा ना वहां लेके जाएगा कि सर ये गलती इसको ठीक करो, ये गलती इसको ठीक करो। जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर चेक फॉर्म करूंगा, ये रेडी हो जाएगा फॉर्म, मतलब फॉर्म फिलअप सही हो गया है। उसके बाद आप अपना डीएससी लगाइए। डीएससी लगाने के बाद आपके पास डीएससी ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। डीएससी वही यूज करना है जो एमसीए के साथ एसोसिएटेड है। अगर वो एसोसिएटेड नहीं है तो फिर वो डीएससी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, एरर आएगा बार बार। ठीक है, वो प्री स्क्रूटनी के बाद प्री स्क्रूटनी नहीं लेगा, तो वही डीएससी यूज कीजिए जो आपका एमसीए के साथ एसोसिएट किया हुआ है। डीएससी को कैसे एसोसिएट करना है इसका भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आप डायरेक्टर का अपना डीएससी जैसे ही अटैच कर लोगे उसके बाद आप इसको प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करोगे एंड ये प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल हो जाएगा एंड फिर आपको अपलोड कर लेना है इसको। ठीक है, बहुत ईजी था, कोई बहुत बड़ा टेक्निकलिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं था सर। अगर कोई डाउट होता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन सर अगर आपको पूरा फॉर्म फाइल करवाना होगा तो ऑफकोर्स चार्जेस थोड़े बहुत लगेंगे, बट ट्रस्ट मी बहुत ही नॉमिनल फीस होता है हमारा। ओके, चलिए आई थिंक आपको MGT 7 के हर एक पॉइंट के बारे में पता चल गया, कौन सा चीज कब कब रेडी रखना है, फॉर्म फिलअप करने से पहले किस चीज की तैयारी करनी है और इसको अच्छे से कैसे फिलअप करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आप ये फॉर्म खुद से फिलअप कर पाओगे। अगर आप ये फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्फिडेंट के साथ फिलअप कर पा रहे हो तो एक लाइक जरूर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने इस फॉर्म को खुद से फिलअप कर लिया बिना कोई टेंशन के। ठीक है, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है उसको फिलअप जरूर करो, क्योंकि उसके आपका जो ईमेल एड्रेस हमारे पास आएगा उसके थ्रू कॉर्पोरेट की जो एमसीए की अपडेट्स हैं, कंपनी लॉ के अपडेट है, जो भी फॉर्म में चेंजेस आते हैं वो हम रेगुलर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आपके हेल्प के लिए रहेगा। सो वो फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करो या जो मन करे एंड सब्सक्राइब जरूर करो यार। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं अपने लोग, तो सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।